एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बूरान अनाथ आश्रम में होती है। फिर उसे वहां पर किसी की आवाज आती है जो बच्चों को डांट रही होती है। दरअसल वो उस अनाथ आश्रम की टीचर होती है और वही टीचर थी जिसने जीही को सारे प्रदेश के बारे में बताया था। वो टीचर उस बच्चे को स्टिक से मारने ही वाली होती है क्योंकि उस बच्चे ने उनके शूज खराब कर दिए थे। तभी वहां पर बूरान आ जाती है और बच्चे को बचा लेती है। फिर वो बूरान से कहती है कि ये बहुत ही बदमाश है, देखो इसने मेरे शूज खराब कर दिए। फिर जब बूरान उसके शूज देखती है तो कहती है ये वाटर कलर का निशान है जो तुम्हारे शूज पर से आसानी से हट जाएगा, क्यों ना तुम मुझे वी चैट पर ऐड कर लो और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि इसे कैसे हटाना है। और इसी बहाने से बूरान उसके शू का पिक क्लिक कर लेती है। फिर बूरान जब अपने फोन में उन शूज का प्राइस देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां पर क्विन शू आ जाता है और फिर बूरान उससे कहती है यहाँ की टीचर की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि इस टीचर ने 10,000 युआन से ज्यादा कॉस्ट के शूज पहन रखे हैं और मुझे लगता है ये शीही के जाल में फंस चुकी है। फिर बूरान क्विन शू से उस टीचर पर नजर रखने के लिए भी कहती है। आगे जीही किसी से मिलने जा रहा होता है और तब बूरान उसका पीछा करती है। उधर वो टीचर शीही को बार बार मैसेज और कॉल कर रही थी लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं देता। तभी वहां पर कुंशु आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर वो टीचर कुंशु से कहती है कि मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम मुझे बहुत देर से फॉलो कर रहे हो और मैं तुम्हें एक बात पहले से ही बता दूं कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। फिर कुंशु कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन शी ही है ना, और मैं देख रहा हूँ कि तुम कब से कॉल कर रही हो लेकिन वो उठा नहीं रहा है। इस पर वो टीचर कहती है क्योंकि शीही बहुत बिजी है। और फिर कुंशु उसे अपने फोन में शीही के बारे में बताता है जो दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और उन सभी के सामने उस टीचर की बुराइयां भी करता है। ये सब कुछ बूरान उन्हें वीडियो पर बता रही होती है। अब फिर शी उन सभी लड़कियों को मिस्टर वांग से मिलवाने के लिए ले जाता है और उसके पीछे पीछे बूरान भी जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेते हैं। फिर वहाँ पर शी आ जाता है और बूरान के हाथ से उसका फोन ले लेता है और फिर उसका फोन स्विच ऑफ करके उसे वापस दे देता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड से कहकर चला जाता है कि जब तक वो यहाँ से ना जाए इस पर नजर रखना। अब फिर बूरान पार्किंग एरिया में जाती है और उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। तभी वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है। फिर लू के आते ही उन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में लू के पैर पर कट भी लग जाता है। फिर वहाँ पर कार में याओ आ जाती है और कहती है मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब पुलिस का नाम सुनते ही वो सिक्योरिटी गार्ड्स डर कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लू कहता है शी हमसे एक कदम आगे है इसीलिए हमें जल्दी जाना होगा, इसीलिए वो बूरान को वहाँ से जाने के लिए और याओ के साथ मिस्टर वांग से मिलने चला जाता है। वांग के पास जाते ही उसके पास ऑलरेडी शी बैठा होता है। वांग लू से कहता है कि शी तुमसे पहले आ गया है और उसने मेरे मटेरियल को हायर प्राइस में खरीद लिया है। तभी याओ वांग से कहती है कि लेकिन आपने तो मटेरियल देने के लिए हमें प्रॉमिस करा था। फिर वांग कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मटेरियल कौन खरीदता है और शी ने मुझे इसके पैसे भी दे दिए हैं और अब मुझे लगता है तुम्हें किसी और के पास जाना चाहिए। फिर शी वांग को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और जाते समय लू से कहता है इस बार तुम हार चुके हो। फिर शी जाते टाइम बूरान को भी देखता है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब याओ गुस्से में बूरान के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी देरी की वजह से हमारी डील कैंसिल हो गई और वांग ने वो डील जीही के साथ फिक्स कर ली है। फिर बूरान कहती है मुझे पता चल गया है कि डिजाइन किसने लीक करी थी और जल्द ही उसका सच भी सामने आ जाएगा और जब सबको पता चल जाएगा कि ये सब ही हुआ ने करा है तो सब ठीक भी हो जाएगा। तब लू उससे कहता है कि शीही ने तुम्हें देख लिया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। फिर याओ कहती है अब तुम्हें इस मैटर से दूर रहना चाहिए और फिर लू को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। फिर बूरान कुंशु के पास जाती है। कुंशु उसे बताता है तुम्हारे आने से पहले शीही ने उस टीचर को ब्रेकअप फीस दे दी थी इसीलिए वो यहाँ से चला गया। ये सुनकर बूरान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ई फैमिली में सभी को पता चल चुका होता है कि मिंडे लुई से मिलने गया था और इसी बात से हुआ उससे बहुत गुस्सा होती है और वो उसे कहती है कि तुम मेरे ऐसे बेटे हो जो मेरी हर बात में मेरा विरोध करते आया है और फिर भी तुमने इस वुमन से शादी कर ली जिसकी ई फैमिली में कोई भी वैल्यू नहीं थी। 7 साल गुजर गए लेकिन तुम अभी भी ई हुआ की हेल्प ना करके बाहर वालों की हेल्प कर रहे हो। और फिर हुआ मिंडे और उसकी वाइफ को घर से जाने के लिए कह देती हैं। फिर मिंडे ई हुआ की सारी चीजें लौटा देता है और अपनी वाइफ को लेकर वहां से चला जाता है। अब इसके बाद लू अपने घर पर होता है और याओ से मैसेज पर बात कर रहा होता है। याओ उसे कह रही होती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम बूरान को सैक्रिफाइस कर सकते हैं और हम उसकी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं कि वो ई फैमिली से है। तभी लू के घर की डोर बेल बजती है और वो जैसे ही डोर खोलता है तो बूरान आई होती है। बूरान उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी और ये भी कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुमने मुझे लियू से दूर रहने के लिए क्यों कहा था। और फिर वो उससे प्रॉमिस भी करती है कि अब वो उस पर बर्डन नहीं बनेगी। तभी लू कहता है कि बेटर होगा कि तुम अपनी ये बात याद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें अगले दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा। फिर बूरान उसके हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछती है और वो दोनों एक दूसरे के हाथों की रिकवरी के लिए कहते हैं और फिर बूरान उससे बहुत सारी चॉकलेट्स देकर वहां से चली जाती है। अब बूरान के जाने के बाद लू याओ को मैसेज करके कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। अब आगे बूरान अपने डैड को कॉल करती है और उनसे कहती है कि शी मुझसे एक कदम आगे है और मेरे पास जो सबूत थे उसे मैं खो चुकी हूँ और अब हमें कोई भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने के लिए रेडी नहीं है और इसलिए मैं लू की हेल्प करना चाहती हूँ और क्या आप मुझे इसके लिए कोई एडवाइस दे सकते हैं। इस पर उसके डैड उससे कहते हैं कि मेरे हिसाब से लू
के पास ज़रूर कोई बैकअप प्लान होगा और तुम्हें जो करना है वो तुम कर चुकी हो और अब बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप बैठकर बस देखो। लेकिन बूरान अपने डैड की बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं होती है और उसके डैड उससे कहते हैं कि ठीक है, तो अभी तुम ग्रैंड माँ के पास कोई स्टोरी बनाकर जाओगी कि लू के पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। और इसके बाद बूरान जब ग्रैंड माँ से मिलने जाने लगती है तो याओ भी उसका पीछा करती है। अब बूरान वहाँ जाती है तो उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है, पहले मैंने जब तुम्हें बुलाया था तो तुम नहीं आई थी, तो फिर अब यहाँ क्यों आई हो? तब बूरान कहती है कि शी ही लू के जाल में फंस चुका है। आप खुद ही सोचो जरा, लू ने टेलर को कितने अच्छे से अंकल और हमारे अगेंस्ट करा था और क्या उससे इतनी आसानी से हराया जा सकता है? और वो उस अनाथ आश्रम के रिनोवेशन के लिए मेरा प्रपोजल ले रहा है और मैंने इसके लिए सेकंड बिल्डिंग मटेरियल चूज करा था क्योंकि अनाथ आश्रम का बजट टाइट था, लेकिन फिर भी लू एक्सपेंसिव इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल के लिए मान गया। तभी सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई और लू ये जानता था कि ई हुआ कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगा और ई हुआ जल्द से जल्द वो सारे एक्सपेंसिव मटेरियल्स को खरीद लेगा और जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे। तब ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि ई हुआ के पास बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारे मटेरियल्स फ्यूचर में यूज़ कर लिए जाएंगे। फिर बूरान कहती है ई हुआ जो मटेरियल्स यूज़ करती है उसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं और फ्यूचर में लू जब अपने डिजाइन को यूज़ करेगा तो उसकी प्राइसेस लो होंगी और उसी टाइम ई हुआ और पिंशान के बीच क्राइसिस को लेकर लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर वो ग्रैंड माँ से शी ही को रोकने के लिए कहती हैं कि वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर से मिलकर उनके मटेरियल्स ना खरीदे, लेकिन बूरान का ये प्लान ग्रैंड माँ के सामने चल नहीं पाता है और ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि लू के पास अब फाइट बैक करने के लिए कोई प्लान भी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे ये सब कहने यहाँ पर आई हो। फिर उसकी ग्रैंड माँ ये भी कहती हैं कि तुमने लू और पिंशान की फिक्र करने के बजाय अपने पेरेंट्स की फिक्र करनी चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें घर से निकाल लिया है और अब वो किस हाल में है मुझे नहीं पता। ये सुनते ही बूरान अपनी मॉम को कॉल लगाती है और वहाँ से भागकर उनके पास जाने लगती है। उधर हम देखते हैं कि याओ जो कि छुपकर बूरान और ग्रैंड माँ की बची हुई बातें सुन रही होती है, वो ये सारी बातें लू को भी सुनाती है और फिर वो लू को मैसेज करके कहती है कि क्या अब भी तुम बूरान की ओर सॉफ्ट हार्टेड रहोगे? तब लू कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा, तुम बस बूरान को फॉलो करो और उसके पेरेंट्स का पता लगाओ। अब फिर लू वहाँ काम कर रहे अंकल ली से कहता है कि आपने तो सारी बातें सुन ही ली है ना, तो आपको क्या लगता है कि मुझे सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए? इस पर ली कहता है कि बूरान को तुम्हारी सारी स्कीम्स के बारे में इतना क्लियरली कैसे पता चल गया, या फिर उसके पास कोई सुनने वाली डिवाइस है? फिर लू कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छा हुआ ने उसकी बातों पर बिलीव नहीं करा। और फिर ली कहता है कि इस बार ई हुआ को पेन फील करने दो, एक बार लू फैमिली ने करा था। फिर हम देखते हैं कि कैरी ली और लू दोनों की बातें छुपकर सुन रही होती है और उनकी पिक भी ले लेती है। तभी उसे वहां से जाते हुए ली और लू दोनों ही देख लेते हैं। अब फिर ली लू से कहता है कि क्या आगे कैरी ये मैसेज हुआ तक पहुंचा देगी, तो क्या हुआ इस बात पर बिलीव करेगी? तब लू कहता है कि इस बार ई हुआ ने खुद ही अपने पैर मेरे जाल में फंसा दिए हैं और आगे हुआ ने कैरी की बातों पर बिलीव कर लिया और शी को रोक लिया, तो शायद ई हुआ इस बार बच जाएंगे। अब फिर कैरी हुआ को कॉल करती है और कहती है मैंने लू और उसके गार्डनर को बात करते हुए सुना है और लू का उस गार्डनर के साथ रिलेशन बहुत अलग ही है। फिर कैरी जब हुआ को उस गार्डनर की पिक भेजती है तो हुआ शॉक हो जाती है और कहती है ये तो लू मिंग यू का सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट था। वो कैरी से पूछती है उस गार्डनर ने लू से क्या कहा। तब कैरी बताती है कि उसने कहा कि ई हुआ को भी वो पेन सहना पड़ेगा जो लू फैमिली ने सहा था। अब ये सुनते ही हुआ परेशान हो जाती है और तुरंत अपनी कंपनी में जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बूरान के मॉम डैड जहाँ शिफ्ट हुए होते हैं वहाँ पर बूरान उनसे मिलने आई थी। उसके मॉम डैड उस न्यू जगह पर आकर बहुत खुश होते हैं। फिर बूरान उसके मॉम डैड को सामान शिफ्ट करने में उनकी हेल्प करवाती है और उनसे कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप ई फैमिली को छोड़कर आ गए हो। फिर बूरान उसके डैड को बताती है कि मैं ग्रैंड माँ के पास गई थी लेकिन मैं उन्हें हैंडल नहीं कर पाई और मैंने चीजें और भी ज्यादा खराब कर दी और इस वजह से अब मेरी जॉब भी छूट गई है। और ये भी कहती है कि सच में पिन शांग के लिए वो कुछ करना चाहती थी और उन बच्चों के लिए ड्रीम हाउस बनाने का सपना भी मेरा था, लेकिन अब ये सब कुछ मेरी वजह से ही खराब हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि लू भी वहाँ आ गया होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। फिर उसे अनाथ आश्रम की डायरेक्टर चेन का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब फिर आगे लू अनाथ आश्रम जाता है और वहाँ पर हुआ भी आई होती है। अब हुआ डायरेक्टर से कह रही होती है जैसे ही मैंने सुना कि लू को बिल्डिंग मटेरियल लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुरंत यहाँ उसकी हेल्प करने चली आई। तब लू हुआ से कहती है कि मेरे हिसाब से तो ई हुआ ने अपने सारे पैसे बिल्डिंग मटेरियल लेने में ही खर्च कर दिए हैं। फिर हुआ कहती है ऐसी ई हुआ के बारे में ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं और तुम्हें उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए। अब फिर लू हुआ से बिल्डिंग मटेरियल लेने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन वो उनसे कहता है कि आप कंस्ट्रक्शन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगी। अब फिर वो सभी वो टीचर के बारे में भी बात करते हैं जिसने उस अनाथ आश्रम से डिजाइन चुराई होती है और सारा इल्जाम डिजाइनर पर आया होता है। फिर हुआ कहती है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो मैं लू के साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। अब फिर बूरान भी वहाँ अनाथ आश्रम में आ जाती है और अपनी ग्रैंड माँ को वहाँ से जाते हुए देख लेती है। फिर लू बूरान के पास आता है और कहता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आई।
तब बूरान उससे पूछती है कि क्या सच में ई हुआ जीत गया है, और फिर लू उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो सच में हेल्प करना चाहती थी और उसकी वजह से अब चीज़ें और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब बूरान की ये सारी बातें सुनकर लू मन ही मन में हंस रहा होता है। फिर बूरान उससे ये भी कहती है कि अगर तुम मुझे जॉब से निकालना चाहो तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगी, और फिर जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर लू उसे हक कर लेता है और फिर हंस रहा होता है। अब आगे लू और बूरान एक रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के लिए आए होते हैं। बूरान उससे कहती है कि जब भी मैं अनलकी होती हूँ तो तुम्हें हमेशा मेरे ऑकवर्ड लुक देखने को मिलते हैं। तब लू कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ कंसर्न दिखाने के लिए नहीं लाया हूँ, दरअसल अनाथ आश्रम के डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था ये बताने के लिए कि हुआ हमें बिल्डिंग मटेरियल देने के लिए रेडी है, और इसीलिए मैं उनसे अनाथ आश्रम में मिला था और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये बात सुनकर बूरान कहती है कि क्या सच में, और उससे लू की बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि क्या मुझे कंफर्ट करने के लिए तुम ये सब कह रहे हो, और अगर तुम अभी कोई भी मुसीबत में हो तो तुम सारा ब्लेम मुझ पर कर सकते हो। तब लू कहता है कि क्या तुम्हें मेरी क्राइसिस मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और इसके लिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में फ्लोर साफ करने की पनिशमेंट दूंगा। ये सुनकर फिर बूरान कहती है इसका मतलब है कि मैं अभी भी तुम्हारी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ। तब लू कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया है। इनमें हम देखते हैं कि लू अपनी कंपनी में होता है और याओ उससे कह रही होती है कि पेंशांग के लिए जो पीपल की नेगेटिव ओपिनियन थी वो अब खत्म हो चुकी है। फिर क्यारी लू को बताती है कि बहुत से बिल्डिंग मटेरियल्स के सप्लायर्स हमारे पास आए हैं और वो हमें रिनोवेशन के लिए हेल्प करना चाहते हैं, और उनकी प्राइजेस भी ओरिजिनल कॉस्ट वाली ही है। और ख़ास तौर पर लियू ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि आपके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए। अब लू कहता है कि उन्हें पता चल गया होगा कि हुआ हमें फ्री मटेरियल सप्लाई कर रही है, और अगर बिल्डिंग मटेरियल्स के सप्लायर हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो हमें उनके साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन एग्रीमेंट साइन करना होगा। और फिर लू ये भी कहता है कि अगर लियू बूरान से माफ़ी मांगेगा तो ही हम उनसे पिनशांग में अपॉर्चुनिटी देंगे। और फिर वो बूरान के पास ये मैसेज भिजवाने के लिए भी कहता है कि उससे इन्फॉर्म कर देना कि वो कल से फिर से कंपनी ज्वाइन कर ले, और जिसने बूरान की कंपनी में इंसल्ट करी थी उन सबको बूरान से माफ़ी मांगनी होगी। लू की ये बात सुनकर कैरी बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब फिर कैरी और याओ दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ कैरी याओ से कह रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि लू चाहता है कि मैं बूरान से माफ़ी मांगूं। फिर वो ये भी कहती है कि याओ मैं सच में तुमसे जलती हूँ क्योंकि तुम्हारा लू के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तब याओ कहती है कि जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है तब से लू मेरे साथ है और वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। अब फिर कैरी उसे लू की सिस्टर सिकी के बारे में कहती है, और वो कहती है कि लू अपनी सिस्टर का बहुत ध्यान रखता है और इसीलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तब याओ कहती है कि वो बहुत सालों से लू के लिए तिब्बत में प्रेयर कर रही है। फिर कैरी उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो मुझे सिकी से मिलवाना। इस पर याओ भी उससे हाँ कहकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि हुआ ने मिनकाई और जीही दोनों को पनिशमेंट दी होती है और वो दोनों घुटने पर बैठे होते हैं। हुआ उन्हें डांट रही होती है और उस अनाथ आश्रम वाले टीचर के बारे में भी कहती है। फिर हुआ को कॉल आता है और उससे लू की सिस्टर सिकी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सिकी अभी तिब्बत में है। फिर वो जीही से कहती है कि तुम तो अच्छे से जानते हो लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है, इसीलिए सिकी तिब्बत छोड़े उसके पहले तुमको उसको ढूंढना होगा। अब इसके बाद बूरान लू के पास आती है और कहती है कि सभी एम्प्लॉयज मेरे पास माफी मांगने आ रहे हैं, क्या तुमने उनको ऐसा करने के लिए कहा था? तब लू कहता है कि एक बॉस होने पर ये मेरी ड्यूटी है कि अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करूं। फिर बूरान कहती है कि अपने लक की वजह से कोई एरोगेंट हो रहा है। तभी लू उससे कहता है कि मैं अपने लक की वजह से नहीं जीता हूँ, दरअसल मैंने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि ई हुआ मुझे खतरे में डालने के लिए सारे बिल्डिंग मटेरियल्स को खरीद लेगा और इस रीज़न की वजह से ही वो फाइनेंशियली वीक हो जाएगा और ई हुआ को सेफ रखने के लिए उन्हें मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा। अब फिर बूरान को वो अनाथ आश्रम वाला सीन याद आता है और वो कहती है यानी कि तुम्हें पहले से ही सब पता था और तुमने मुझे यूं ही डराया था। तब लू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वो बात इतनी सीरियसली ले लोगी। फिर बूरान उससे ये कहकर वहाँ से चली जाती है, ये अपना दिमाग साफ करने के लिए तुम थोड़ी चाय पी लो। अब बूरान के जाने के बाद लू हंसते हुए चाय पीने लगता है और साथ में बूरान के बारे में ही सोचता है। आगे लू घर जाता है तो वहाँ भी वो बूरान की बनाई हुई ड्राइंग को देख ही रहा होता है और उसे देखकर सेम फेस बनाने की कोशिश भी करता है। फिर वो अपना वी चैट खोलकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि क्या सच में बूरान अभी भी मुझसे गुस्सा है, और तभी उससे गलती से बूरान को मैसेज भी सेंड हो जाता है और लू अब सोच रहा होता है कि मुझे अब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाना होगा। तभी वो एक डिलीवरी वाले को कॉल करके बूरान के घर पर कुछ सामान भिजवाने को कहता है। उधर बूरान भी यही सोच ही रही होती है कि आखिर लू ने मुझे ये मैसेज क्यों करा। तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो डिलीवरी मैन आ जाता है। अब बूरान उससे कहती है कि मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं करा था, लेकिन वो डिलीवरी मैन कहता है कि एड्रेस तो आपके ही घर का था। तभी बूरान के
पास लू का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैंने ये ग्रॉसरी आइटम्स भिजवाए हैं, इन्हें बनाकर मुझे मॉर्निंग में दे देना। अगर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगेगा तो मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगा, और अगर मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया तो तुम्हें अनाथ आश्रम के रेनोवेशन का काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये मैसेज पढ़कर बूरान लू के दरवाजे की तरफ गुस्से से देख रही होती है और उधर लू भी उसे अंदर से देख रहा होता है। फिर बूरान गुस्से में ही अपने जोर जोर से हाथ और पैरों को हिलाने लग जाती है और उसकी यह हरकत देखकर लू को बहुत हंसी आ रही होती है। अब लू तो बिल्कुल भी बूरान के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वो बूरान की उस हरकत को अपनी बुक में भी ड्रॉ करता है और उसे देख देख कर स्माइल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बूरान लू के लिए ग्रॉसरी आइटम से उसके लिए पॉरेज बनाकर ले आती है। वो उससे कहती है मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम्हें मेरा रेंट कम करना होगा। फिर लू उससे घर के अंदर आने के लिए कहता है। फिर वो उससे कहता है कि अब तुम एक रेगुलर एम्प्लॉय बन चुकी हो और तुम्हारे पास प्रोजेक्ट भी है जिससे तुम्हें बोनस मिलेगा, और अगर तुम रेंट भी दे दोगी तो तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। तब बूरान कहती है कि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और इसकी वजह से मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई हूँ। फिर लू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे रेंट से पैसे डिडक्ट कर लूँगा, और अब ये पॉरेज सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम अपने लिए भी बनाया करो, क्योंकि अब से हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर ही जाना होगा और हमें हमारी हेल्थ का ध्यान भी रखना होगा। अब फिर बूरान उससे पूछती है कि क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट के लिए काम करूं? इस पर लू हाँ कह देता है और फिर बूरान उससे खुशी खुशी पॉरेज देकर निकल जाती है। तभी बूरान की नज़र उस बुक पर पड़ती है जिसमें लू ने उसकी ड्राइंग बनाई होती है। फिर वो जैसे ही उस बुक के अंदर लू की बनाई हुई ड्राइंग को देखने लगती है तो लू उससे तुरंत वो बुक ले लेता है और उसे रिनोवेशन वाली फाइल पढ़ने के लिए दे देता है। रिनोवेशन के लिए वर्क समझाने लगता है। बूरान वर्क के लिए चली जाती है। अब बूरान के जाने के बाद लू अभी भी स्माइल कर रहा होता है और उसे देखकर ये साफ पता चल गया होता है कि अब वो भी बूरान को लाइक करने लगा है। अब आगे बूरान कंपनी में होती है और वहाँ पर एक एम्प्लॉय के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और तभी बूरान उस प्रॉब्लम को आसानी से फिक्स कर देती है और इस वजह से वहाँ के एम्प्लॉयज बूरान से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग बूरान को वी चैट पर भी ऐड कर लेते हैं। और फिर वहाँ पर याओ भी आ जाती है और वो ये सब कुछ देख रही होती है और फिर वो बूरान से कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम सबके साथ इतनी जल्दी घुल मिल रही हो, लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंड करा दूं कि दूसरों के अफेयर्स में मत पड़ना। इस पर बूरान हाँ कह देती है। फिर जब याओ वहाँ से जाने लगती है तो बूरान नोटिस करती है कि याओ की नेक में दर्द हो रहा है। इसके बाद बूरान क्विन शू से मिलने जाती है। क्विन शू से कहता है कि याओ ने पेनशांग में तुम्हारे साथ कितना गलत करा है और तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम उसके लिए सर्वाइकल स्प्रे लेकर जा रही हो। तब बूरान कहती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है और लू को तो मुझ पर वैसे भी ट्रस्ट है ना। फिर बूरान क्विन शू को उसके घर के डिजाइन बताती है जो वो उसके लिए रिनोवेट करने वाली होती है। वो कहती है कि अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है और अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है तो तुम मुझे बता सकते हो जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। फिर क्विन शू कहता है कि इस घर में सिर्फ एक लेडी मिसिंग है। तब बूरान कहती है कि ये तो बहुत ही आसान काम है। अब नेक्स्ट डे क्विन शू एक मैच मेकिंग कॉर्नर पर होता है। फिर वहाँ पर एक लेडी आती है और क्विन शू से पूछती है कि क्या आपके पास हाउस है, और वो कहता है कि मेरे पास 87 हाउसेस हैं। ये सुनकर वो लेडी उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्विन शू बूरान को कॉल करके डांट रहा होता है क्योंकि उसी ने ही क्विन शू को मैच मेकिंग कॉर्नर पर ब्लाइंड डेट के लिए भेजा था और वहाँ पर सभी आंटी ही आ रही होती हैं। अब इसके बाद एक और लेडी क्विन शू के पास आती है और उसे परेशान करने लग जाती है और तभी क्विन शू वहाँ से भाग जाता है। अब आगे कंपनी में याओ बूरान के पास वो सर्वाइकल स्प्रे लेकर जाती है और उसे कहती है कि किसी ने तुम्हें मेरे ऑफिस में ये सर्वाइकल स्प्रे रखते हुए देखा था। तब बूरान कहती है कि मैंने नोटिस करा था कि तुम्हारे नेक में पेन हो रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये रखा था। फिर बूरान उसे कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरे ऑफिस में कोई आए और हम इतने क्लोज भी नहीं हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तब बूरान कहती है कि मेरी कोई पर्सनल फीलिंग वाला इंटेंशन नहीं था और अगर उस स्प्रे से तुम्हारा दर्द कम हो रहा है तो मुझे इसका तुम पे कर देना। और फिर बूरान वहाँ से चली जाती है। अब बूरान के जाने के बाद याओ लू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। फिर याओ लू के पास जाती है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है और उससे कहती है कि बूरान कंपनी में हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रही है और उसने एक बार में ही नोटिस कर लिया कि मुझे हेडेक है। तब लू कहता है कि मैं बूरान से कह दूंगा कि वो तुमसे डिस्टेंस बनाए रखे। नेक्स्ट सीन में बूरान लू के ऑफिस में कुछ फाइल्स रखने आई होती है। तभी लू भी आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम डिज़ाइन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा घुल मिल गई हो। फिर वो उससे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि याओ कंपनी के पर्सनल अफेयर्स को देखती है, इसीलिए तुम उसके ज़्यादा करीब मत जाना और उससे दूरी बनाए रखना। तब बूरान कहती है तो तुम मुझे यहाँ कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं बल्कि वार्न करने के लिए आए थे कि मैं याओ से दूर रहूँ। फिर लू कहता है कि कुछ एफर्ट्स यूजलेस होते हैं, इसीलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो उसे जल्दी घर जाने के लिए भी कह देता है ताकि
ताकि लू को मॉर्निंग में पॉरेज मिल सके। तब बूरान कहती है कि मुझे काम है और यूजलेस बातों के बारे में मत सोचो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। बूरान जब वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ किसी की आवाज़ आती है और तभी वहाँ से याओ बाहर निकलती है। याओ की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसकी नेक में अभी भी काफ़ी दर्द हो रहा होता है। बूरान उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन पहले याओ उसे मना कर देती है और फिर बाद में जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो बूरान उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब हॉस्पिटल में याओ इमरजेंसी रूम के अंदर होती है और बूरान उस रूम के बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ पर अचानक से लू आ जाता है और बूरान उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। लू उससे कहता है कि अब तुम घर जा सकती हो और फिर वो इमरजेंसी रूम के अंदर चला जाता है। अब बूरान सोच रही होती है कि मैंने पहले कभी लू को इतना सीरियस नहीं देखा और मेरे हिसाब से वो डर गया था कि मुझे उन दोनों का सीक्रेट अफेयर के बारे में पता न चल जाए और इसीलिए उसने मुझे याओ से दूर रहने के लिए कहा था। अब फिर बूरान वहाँ से जाने लगती है तो वो उस आदमी को देखती है जो पहले लू के छिपकर हॉस्पिटल में फोटोज ले रहा था, और तभी वो आदमी बूरान को देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर बूरान सोचती है कि मुझे ये बात लू को बतानी होगी, इसीलिए वो वहीं बेंच पर बैठ जाती है। अब बहुत टाइम बीत जाता है। लू अभी तक इमरजेंसी रूम से बाहर नहीं आया होता है और बूरान अभी भी उसका वेट कर रही होती है। फिर लू जैसे ही बाहर आता है वो बूरान को देखकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, तो अब तक तुम यहाँ क्यों हो? तब बूरान कहती है कि मैं थक गई थी और क्या मैं हॉस्पिटल की बेंच पर रेस्ट भी नहीं कर सकती। फिर वो उससे याओ के बारे में पूछती है कि वो कैसी है और लू उसे कहता है कि तुम अपनी नज़रें याओ से दूर रखो। अब ये सुनकर बूरान को गुस्सा आ जाता है और वो लू के हाथ से चाबी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आगे बूरान ड्राइव कर रही होती है और लू उसके पास में ही बैठा होता है। बूरान बहुत ही बुरी तरीके से कार चला रही होती है और फिर लू उससे कार रोकने के लिए कहता है। बूरान उससे कहती है कि मैंने अपने कलीग को बीमार देखा और इसीलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आ गई और इस वजह से मुझे डांट पड़ गई। तब लू कहता है याओ नहीं चाहती कि उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में किसी को पता चले और मैंने तो तुमको वहाँ से जाने के लिए भी कह दिया था। बूरान कहती है कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी और मेरा जानना ज़रूरी था कि वो ठीक है या नहीं, और अगर मैंने कुछ गलत करा है तो वो ये है कि मैंने तुम्हारे और याओ का सीक्रेट लव रिलेशनशिप देख लिया। ये सुनकर लू शॉक्ड हो जाता है और तब बूरान कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक वर्कर हूँ और मुझे अपनी लिमिट्स पता है। फिर लू उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम्हें ये लगने लगा कि मैं याओ को डेट कर रहा हूँ। तभी बूरान कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ और जिस तरह से तुम आज हॉस्पिटल आए और याओ तो तुम्हें ओपन में डेट भी नहीं कर सकती और तुम क्या अपने आप को कोई सेलिब्रिटी समझते हो। और फिर वो ये भी कहती है कि अगर तुम उसे डेट कर रहे हो तो तुम्हें उसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वो कितना ओवर टाइम काम करती है। और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और लू बूरान का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि मैं याओ को डेट नहीं कर रहा हूं और हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स हैं। इस पर बूरान गुस्से में उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसे लाइक करते हो। अब फिर कल उन दोनों को एक सेरेमनी में जाना होता है, लेकिन बूरान उस सेरेमनी में जाने से मना कर देती है और फिर वो दोनों गुस्सा होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर के अंदर आने के बाद दोनों यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये मुझे क्या हो गया है। बूरान सो रही होती है और अचानक से उसकी नींद खुलती है और टाइम देखती है तो कहती है कि आज तो मैं लेट हो गई। फिर वो लू के लिए पौधे बनाने लगती है, तभी उसे लू की आवाज़ आती है। फिर वो उसके पास जाती है तो लू उसे एक बहुत बड़ी सी लिस्ट देता है और कहता है तुमने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए थे, इसीलिए अब तुम पर बहुत सारा कर्ज है और इसी कर्ज को चुकाने के लिए अब से तुम मेरी सर्वेंट हो। फिर लू बड़े प्यार से अपनी वाइफ याओ को बुलाता है और तभी वो आकर लू के पास बैठ जाती है और ये सब देखकर बूरान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक बुरा ड्रीम था। अब आगे हम देखते हैं कि बूरान के मॉम और डैड बूरान के लिए टी खरीदने आए होते हैं और तभी वहाँ पर कैक्सीन भी आ जाती है। फिर कैक्सीन उनसे कहती है कि क्या तुम लोग इस टी को अफोर्ड कर सकते हो, और फिर वो उन्हें बहुत सी बातें भी सुनाती है, लेकिन मिंडे भी कैक्सीन को जवाब देता है। और फिर कैक्सीन कहती है कि मेरा बेटा जीहे अब पूरी ही फैमिली को संभालेगा और मुझे उस पर बहुत प्राउड है, लेकिन तुम्हारी बेटी बूरान अभी भी लू के अंडर में काम कर रही है। लू उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जब लू को पता चलेगा कि बूरान ही फैमिली से है तो फिर बूरान का क्या होगा। और ये सब कुछ कहकर कैक्सीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बूरान के पास उसकी फर्स्ट सैलरी आ गई होती है और वो अपनी मॉम डैड के लिए गिफ्ट्स लेकर उनके पास जाती है। फिर वो अपने डैड को एक प्लान देती है और बातों ही बातों में लू का जिक्र करने लग जाती है। फिर उसके डैड उसे वो टी देते हैं जो वो उसके लिए लाए थे और उसमें भी बूरान लू की बातों का जिक्र करने लग जाती है। मॉम डैड ये नोटिस कर रहे होते हैं और फिर उसकी मॉम उसे कहती हैं कि तुम तो लू के बारे में बात करना बंद ही नहीं कर रही हो और आज तुम्हारी आंटी आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि तुम इन दोनों लू के बहुत क्लोज हो। तब बूरान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और लू की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और अगर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ होता तो क्या मैं अभी भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रही होती। डैड कहते हैं कि हम बस तुम्हें रिमाइंड करा रहे हैं
कि बहुत से लोग चाहते हैं कि तुम और लू एक साथ हो जाओ ताकि वो लू को आसानी से पकड़ सकें, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इन सब प्रॉब्लम्स में फंसो। और फिर बूरान कंपनी जाने के लिए वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि बूरान घर आ जाती है और वो अपनी मॉम की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही होती है कि उसकी मॉम ने उसे कहा होता है कि तुम हमेशा लू के बारे में ही बात करती हो। बूरान अपने आप से कहती है कि भला मैं लू को कैसे लाइक कर सकती हूँ, और उसने तो सिर्फ हमेशा मेरी हेल्प ही करी है। उसे ये भी याद आ जाता है कि लू की तो याओ गर्लफ्रेंड है और उसका उसके साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है। और जब उसे ये बात पता चली थी तो उसने बूरान को कितना सुनाया था। फिर वो सोचने लगती है कि क्या मैं जेलस हो रही हूँ। अब आगे लू कंपनी में बूरान का वेट कर रहा होता है और फिर जैसे ही बूरान लू को देखती है तो अपनी शू लेस बांधने का नाटक करने लग जाती है। लू उससे कुछ बोले उससे पहले ही वो अपनी फाइल्स लेकर मीटिंग के लिए चली जाती है। अब फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब लू उसे बाहर से देख रहा होता है और उसे मैसेज करता है। अब बूरान भी उसके मैसेज को देख रही होती है और तभी कैरी उसे नोटिस कर लेती है। फिर जब कैरी बाहर देखती है तो लू बूरान को ही देख रहा होता है और उसे देखकर स्माइल करता है। अब कैरी बूरान को एकदम से मीटिंग के लिए सीरियस होने के लिए कहती है, तभी वो गलती से लू को हार्ट भेज देती है और ये देखकर बूरान परेशान हो जाती है और उधर लू वो मैसेज देखकर खुश हो रहा होता है। अब इसके बाद बूरान जैसे ही कंपनी में लू को देखती है तो वो तुरंत भागकर उससे दूर चली जाती है। बूरान याओ से मिलती है और फिर याओ उसे उस दिन के लिए थैंक्स कहती है कि मेरे हेल्थ कंडीशन के बारे में सीक्रेट ही रखना। बूरान कहती है कि मैं अपने कलीग्स के साथ गॉसिप नहीं करती हूँ। वो उसे नाइट में अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है। तो बूरान को लू की कही हुई बात याद आ जाती है कि उसने उससे कहा था कि वो याओ से दूर रहे और इसी वजह से बूरान उसके ये इन्विटेशन मना कर देती है। याओ उससे पूछती है कि क्या बॉस ने तुमसे कुछ कहा। इस पर बूरान कोई भी जवाब नहीं देती है और तब याओ कहती है कि बॉस हमारी फ्रेंडशिप में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। बूरान भी मान जाती है। नाइट में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं। बूरान उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ सिर्फ थैंक्स कहने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे तुम्हारे और लू के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में भी पता चल गया था। फिर याओ उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं और लू सीक्रेट डेट कर रहे हैं। तब बूरान उससे बताती है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैंने लू को नहीं बताया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ भागता हुआ आ गया था और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। फिर याओ उससे कहती है कि हेडेक मेरी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है और अगर मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती हूँ तो उसका इफेक्ट कंपनी पर आएगा, इसीलिए लू मेरी चिंता करता है और मैं लू की सिर्फ सबऑर्डिनेट हूँ और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो बूरान को ये भी कहती है कि मैं तो कब से मिसेस लू के आने का वेट कर रही हूँ ताकि लू की शादी हो जाए। दरअसल लू बहुत टाइम से सिंगल है और मुझे तो ये भी डाउट है कि लू के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बूरान उससे पूछती है तो मुझे ये बताओ कि लू को लड़कों या लड़कियों में किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, और तभी वहाँ पर मिनकाय आ जाता है। अब मिनकाय बूरान से याओ के बारे में पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। तब बूरान उससे कहती है कि ये मेरी फ्रेंड है और आप इनके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बूरान के कहने के बावजूद भी मिनकाय याओ को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है और इससे बूरान को गुस्सा आ जाता है और वो मिनकाय की ड्रिंक उसी के फेस पर गिरा देती है। अब इसके बाद मिनकाय को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वो बूरान को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी याओ उनके बीच में आ जाती है और मिनकाय से कहती है, आप मुझे जानते नहीं हूँ, मैं लू की सेक्रेटरी हूँ और मेरा कलीग लीगल डिपार्टमेंट में है, मैं उसे अभी यहाँ बुलाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मिनकाय डर जाता है और फिर बूरान और याओ दोनों बूरान के घर पर ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें बूरान के घर का सीन बताया जाता है जहाँ बूरान और याओ दोनों ड्रिंक कर रही होती हैं। फिर याओ उसके घर को देखकर कहती है कि तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, और तब बूरान कहती है कि मेरे इस घर के रेनोवेशन के पीछे एक स्टोरी है। जब मुझे पिनशांग के इंटरव्यू के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तभी मुझे पता चला कि लू के पास वाला अपार्टमेंट खाली है और इसीलिए मैं लू को अपना टैलेंट दिखाने के लिए इस घर में शिफ्ट हो गई थी। फिर याओ कहती है कि अब तो लू तुम पर काफ़ी ट्रस्ट करता है और इसीलिए उसने तुम्हें कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिया और मुझे भरोसा है कि तुम अपना फ्यूचर ब्राइट करोगी। इसके बाद बूरान फिर से लू के सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में पूछती है। तब याओ कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी और लू इतनी आसानी से किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ेगा। फिर बूरान ड्रिंक करते करते लू की बहुत सारी बुराइयां करने लग जाती है और वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब ड्रिंक ज़्यादा करने की वजह से बूरान ज़मीन पर ही लेट जाती है और जब याओ उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठती है। इसके बाद याओ लू को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या तुम घर पर हो। लू ये मैसेज देखकर उसे कॉल करता है और तब याओ उसे बूरान की पूरी बात बताती है और ये सुनकर लू तुरंत ही बूरान के घर चला आता है। फिर लू जब अंदर जाता है तो देखता है कि बूरान ड्रिंक की बोतल लेकर ज़मीन पर ही लेटी हुई होती है। याओ लू से कहती है कि मैं तो बस बूरान का कैरेक्टर चेक करना चाहती थी और मुझे नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से ड्रंक हो जाएगी। और फिर इसके बाद याओ अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। अब फिर लू जब बूरान के हाथ से ड्रिंक की बोतल लेता है तो बूरान एकदम से उठ जाती है और उसे लगता है कि अभी भी याओ उसके पास है, इसीलिए वो फिर
फिर से लू की बुराइयां करने लग जाती है। फिर लू उसे उठाकर बेड पर सुला देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बूरान उसे याओ समझकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, थैंक यू मेरा फ्रेंड बनने के लिए। मैं इतने सालों से सिर्फ अपने गोल्स पर ही ध्यान दे रही थी और लू चाहता है कि मैं सभी टीम वालों के साथ कोऑपरेट करूं, लेकिन मैं ये नहीं जानती हूँ कि फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं और सभी के साथ कैसे कोऑपरेट करा जाता है। और फिर बूरान उस सेरेमनी की बात भी करती है जिसमें वो लू के साथ जाने वाली होती है, लेकिन फिर बाद में उसने जाने से मना कर दिया होता है और वो कहती है कि अगर मैं उस सेरेमनी में नहीं जा पाई तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग बूरान उठती है और लू के लिए पॉरेज बनाती है और साथ में थोड़ा अपने लिए भी। उधर लू भी रेडी होकर बूरान के ही आने का वेट कर रहा होता है। फिर जैसे ही डोर बेल बजती है तो वो भागकर डोर के पास आ जाता है, लेकिन फिर वापस पीछे आ जाता है और थोड़ी देर बाद डोर ओपन करता है। अब डोर ओपन करते ही बूरान लू को पॉरेज देती है और कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम मेरा रेंट कम कर दोगे। फिर लू जब पॉरेज को देखता है तो कहता है कि ये इतना कम कैसे है। तब बूरान कहती है कि कल नाइट मैंने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए आज मैंने पॉरेज को ओवर कुक्ड कर लिया। इसके बाद लू उससे फिर से उस सेरेमनी में चढ़ने के लिए कहता है, जिस पर बूरान भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हमें अनाथ आश्रम के रेनोवेशन की सेरेमनी का सीन बताया जाता है जहाँ पर बहुत से लोग आए होते हैं और हुआ भी वहीं होती है। इसके बाद लू अपने बिहाफ पर बूरान को वहाँ पर स्पीच देने के लिए बोलता है। फिर बूरान जब अपना स्पीच स्टार्ट करती है तो वहाँ के बच्चे बहुत खुश होते हैं और एक्साइटमेंट के साथ उसका स्पीच सुनते हैं और लू भी उसका स्पीच बहुत ध्यान से सुनता है और बूरान के लिए बहुत खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि अनाथ आश्रम के रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका होता है और बूरान अब अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी होती है। इसी बीच लू उसे चॉकलेट्स भी देता है, लेकिन बूरान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करती है। इसके बाद अब अनाथ आश्रम के रेनोवेशन का काम खत्म हो चुका होता है, जहां लू और बूरान सभी बच्चों के साथ वहीं पर होते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं और जैसे ही अपना न्यू क्लासरूम देखते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है। फिर लू और बूरान दोनों मिलकर बच्चों के साथ बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं और इसी के बाद बच्चे उन दोनों को ग्राउंड भी पहनाते हैं और उन दोनों को प्रिंस और प्रिंसेस कहते हैं। और फिर लू उन सभी के साथ अपनी स्वीट मेमोरीज को कैमरे में कैप्चर करता है। अब आगे बूरान कंपनी में होती है और अपने कलीग्स को वो सारे पिक्स बता रही होती है और सभी कलीग्स बूरान से बहुत इम्प्रेस भी होते हैं। अब फिर बूरान कंपनी से जा ही रही होती है तो लू उसे अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता था। वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक बूरान वहाँ से चली जाती है और तभी लू उसके पीछे चला जाता है। इधर बूरान कुंशु के साथ रेस्टोरेंट में आई होती है और वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। अब लू भी उन दोनों को बाहर से देख रहा होता है। फिर उसे बूरान और कुंशु की क्लोजनेस देखी नहीं जाती, इसीलिए वो तुरंत उसे उसी टाइम बूरान को मैसेज करता है कि वो जल्द से जल्द कंपनी से एक फ़ाइल लेकर उसके घर पर आ जाए। अब ये मैसेज देखकर बूरान वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए लू भी देखता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बूरान वो फाइल लेकर लू के घर आ जाती है और डोर बेल बजाती है। तब लू दरवाजे पर ही खड़ा होता है और तुरंत उसे टाइम गेट खोल देता है। तब बूरान उससे कहती है कि तुमने बहुत जल्दी गेट खोल दिया और उसी टाइम लू के घर में से टी की स्मेल आने लगती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम टी बना रहे हो। फिर लू उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे एफर्ट्स को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए और तुमने तो अपना पेट ओल्ड पर्ल रेस्टोरेंट में ही भर लिया था ना, और इसीलिए फ्रेशन अप के लिए मैंने तुम्हारे लिए टी बनाई है। अब लू की ये बात सुनते ही बूरान उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं ओल्ड पर्ल रेस्टोरेंट में गई थी। इसी टाइम लू थोड़ा चुप हो जाता है और फिर बाद में कहता है कि तुम्हारी डेली रूटीन के बारे में पता लगाया जा सकता है, और फिर वो बूरान को अंदर टी पीने के लिए ले जाता है। अब अंदर आने के बाद जब बूरान लू का टी सेट देखती है तो उससे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर लू कहता है कि जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे इसको यूज़ करने में बहुत आलस आता है, और अगर तुम्हें ये टी सेट पसंद आया है तो मैं ये तुम्हें दे सकता हूँ। कि वो फिर बूरान कहती है कि टी सेट्स को मेंटेन रखना चाहिए और तुम्हें इसे यूज़ करने में आलस आता है, इसीलिए तुम ये मुझे देना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे लिए इसे मेंटेन रख सकूँ। तब लू कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो कि मैं हमेशा दूसरों का एडवांटेज लेने का सोचता हूँ। बूरान कहती है भला इतनी वैल्यूएबल चीज़ को मैं बिना किसी रीज़न के कैसे ले सकती हूँ। और उधर लू अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या सच में मैं इसके साथ इतना नाइस हो रहा हूँ। और तभी लू कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये इतनी वैल्यूएबल है तो ये डिज़ाइन ड्राइंग्स की फाइल लो और मुझे कल तक इसमें क्या क्या फॉल्ट है वो बताकर उसकी रिपोर्ट दो। इस पर बूरान कहती है कि मुझे पता था इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और क्या तुम ये चाहते हो कि मैं डिज़ाइन डिपार्टमेंट के कलीग्स को नाराज़ करूं, और मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और फिर बूरान गुस्सा होकर और उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लू सोचता है कि मैं तो बूरान को कुछ देना चाहता था और मैंने उसे गुस्सा क्यों दिला दिया। और तभी लू उसे मैसेज करता है कि ये रिपोर्ट सिर्फ मैं ही पढ़ूंगा और अगर मुझे वो सही लगा तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र डिज़ाइन डिपार्टमेंट में कर दूंगा। अब ये मैसेज करते ही लू की डोरबेल बजती है और वहाँ फिर से बूरान ही आई होती है। फिर बूरान उससे कहती है कि मैंने सोचा कि तुम्हारे घर बनी हुई गुड टी को वेस्ट ना करा जाए, इसीलिए मैं साथ में कुछ स्नैक्स भी लेकर आ गई। और फिर बूरान अंदर चली जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।